हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भी केमिस्ट्री 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं, धातु हमारा हो गया था और धातु और अधातु चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो धातु हो गया था तो हम अधातु के बारे में देखेंगे कि अधातु हमारा क्या होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए अधातु। क्या डाल लीजिए? अधातु या अधातुएं। अधातुएं को हम मेटल्स, नॉन मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। देखिए, जो इम्पोर्टेंस है वो मैं कराता हूँ। ठीक है, तो अधातु क्या होते हैं? तो फर्स्ट हेडिंग डाल लिख लिखिएगा कि कार्बन, सल्फर। इम्पोर्टेंस है, हर एक लाइन इम्पोर्टेंस है, बता दे रहा हूँ। आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आदि धातुएं। आदि कुछ उदाहरण है ना। आदि कुछ उदाहरण आपको दिया जा रहा है। आदि कुछ उदाहरण है। ठीक है, जो क्या है? जो अधातु है। क्या है? अधातु है। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। किस में होती है? जो द्रव अवस्था में होती है। इस बार के क्वेश्चंस में ये आया हुआ है। ठीक है, कई बार पूछता है, इसी बार के नहीं, कई बार के एग्जाम में पूछता है कि ब्रोमीन कौन सी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि ब्रोमीन। ठीक है, क्लियर होगी बात ना। अब ब्रोमीन के हम गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे कि इसके गुणधर्म क्या है ना। और भी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, जो मरकरी को छोड़कर यहाँ पे जो सारी धातुएं होती हैं, जैसे हम धातु की एक बात करें यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट बना करके, जैसे हम मरकरी, ये एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए देखना पड़ रहा है। जैसे मरकरी को छोड़ करके, यही इसी के पॉइंट में लिखा दे रहे हैं क्योंकि याद रहेगा। मरकरी को छोड़कर जो सारी जो धातुएं होती हैं, सारी धातुएं, कमरे के जो ताप होता है, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। पूछेगा कि कौन सी ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, तो वो आपकी मरकरी होती है। कौन सी होती है दोस्त मेरे? मरकरी। जो हमारी मरकरी होती है, ये जो धातु है, ये कमरे के ताप पर हमेशा किस में होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किस में अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, मरकरी को छोड़कर। क्यों? क्योंकि मरकरी जो होती है ये लिक्विड अवस्था में होती है। किस में होती है? लिक्विड अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में। क्लियर ना? ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर आएंगे अधातु पे। जो कल हमने बताया था कि धातुओं का जो गलनांक होता है, धातुओं का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। धातुओं का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन दो ऐसे हैं जैसे गैलियम, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम ये एक ऐसी धातु है, यदि इसका जो गलनांक होता है, गलनांक बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है
गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। इसको हम हथेली पर, इसको हम क्या करते हैं, हथेली पर, है ना, इन दोनों धातुओं को, हथेली पर इन दोनों धातुओं को, इन दोनों धातुओं को, है ना, रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी। क्या होगी, पिघलने लगेगी। ठीक है। पूछता है कि गैलियम और सीजियम कौन सी ऐसी दो धातुएं हैं, इसका तो गलनांक तो कम होता ही होता है। समझ रही हैं कि बात नहीं, अरे सॉरी, गलनांक तो बहुत कम तो होता ही होता है, लेकिन हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखने पर क्या होती हैं, तुरंत पिघल जाएंगे। तो पूछता है कि हथेली पर रखने पर कौन सी धातुएं पिघल जाती हैं, तो गैलियम और सीजियम। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आ जाते हैं अधातु पे। ये थोड़ा सा आप देख लेना, है ना। ये जो हमने लिखवाया है पॉइंट, ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस हैं, आप देख लेना है इसको। इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है ना जी। मैं बता रहा हूँ आपसे कि 100% आप इससे हमारे पढ़ाए हुए से ग्रुप डी की प्लस एनटीपीसी की, है ना, और प्लस टेक्नीशियन की, इम्पोर्टेंस टेक्नीशियन, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें, प्लस और उसके बाद ALP CBT 1, मैं गारंटी देता हूँ आप साइंस पढ़ कर जाइएगा, 100% डेफिनेटली करके आइएगा। ठीक है। चलिए अब हम अधातु पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं, अधातु पे आ जाते हैं। क्लियर है। चलिए, जैसे जो हमारा अधातु में एक होता है हमारा आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन होता है। क्या होता है दोस्त मेरे, आयोडीन होता है। तो आयोडीन अधातु होते हैं। कैसे होते हैं, आयोडीन अधातु है। आयोडीन कैसे हैं, अधातु होते हैं। जो आयोडीन अधातु है, जो क्या होता है, चमकीला होता है। क्या होता है, चमकीला होता है। आयोडीन अधातु है जो कैसा होता है आपका, तो चमकीला होता है। कैसा होता है दोस्त मेरे, चमकीला होता है, चमकीला होता है। ठीक है। इसके बाद एक और बारे में चर्चा करते हैं, जो कार्बन के बारे में हम चर्चा करते हैं। कार्बन के बारे में, कार्बन ऐसी अधातु है, कार्बन ऐसी अधातु है, कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। किसमें, जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, जो विभिन्न रूपों में क्या होती है, विद्यमान होती है ना। कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। इसके प्रत्येक रूप को क्या बोलते हैं, इसके प्रत्येक रूप को अपरूपक कहते हैं, अपरूप कहते हैं। इसके प्रत्येक रूप को क्या बोलते हैं, अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्येक रूप को क्या बोलते हैं, अपरूप कहते हैं, है ना। जो हमारा हीरा होता है ना, हीरा, ये क्या है, पूछता है कि कार्बन का क्या है, तो हीरा जो होता है कार्बन का अपरूप होता है। क्या होता है दोस्त मेरे, कार्बन का अपरूप है। ये बात को ध्यान रहे। देखिए, हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं और समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, समझाते हुए चल रहे हैं। हीरा क्या है, कार्बन का क्या है, आपका एक अपरूप होता है। ठीक है। अब हीरे के बारे में थोड़ी सी हम विस्तृत जानकारी ले लेते हैं यहीं पे, हीरे के बारे में कि हीरा है क्या, कैसे है, कैसे क्या है। तो हीरा कार्बन का अपरूप है। क्लियर, ये तो हमने बता दिया। और अगर हम हीरे की बात करें तो यह सबसे क्या है, यह सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह सबसे कठोर पदार्थ है, कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है। हीरा जो होता है ये कार्बन का तो अपरूप है ही है, बट ये सबसे कठोर पदार्थ है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक, इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होता है, बहुत अधिक होता है ना, बहुत अधिक होता है। इसका गलनांक और इसका क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है हीरे का। ठीक है ना, हीरे का जो है इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत क्या होता है, उच्च होता है।
ठीक है, ठीक है। अगर हम कार्बन की बात और करें कि कार्बन का एक अपरूप हो गया आपका हीरा, और एक कार्बन का अपरूप आपका होता है ग्रेफाइट, है ना। एक आपका कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट जो होता है ये होता है विद्युत का सुचालक। कैसा होता है? ये विद्युत का सुचालक है ना। कैसा होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है। समझ बात आया नहीं? विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट लाइन है, उसको और लिखिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट लाइन लिखिएगा कि क्षारीय धातु, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी क्षारीय धातु जो होती हैं, क्षारीय धातु कौन कौन सी आपकी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है, इतनी मुलायम होती है, इतनी मुलायम होती है, जिन्हें चाकू से भी काटा जाता है, चाकू से भी काटा जाता है। अब देखो, ये जो क्षारीय एक होती है, आप पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो एक क्षारीय धातु होती है, एक क्षारीय मृदा धातु होती है। तो जो क्षारीय धातु है, जैसे हमारा लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये इतनी मुलायम होती हैं ना कि इन्हें चाकू से भी काटा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। या क्षारीय धातु कौन सी है, पूछ सकता है कि क्षारीय धातु कौन सी है, तो आप कहेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऑप्शन में आ जाए तो। या बोलेगा कि चाकू से कौन कौन से ऐसे कौन सी ऐसी धातु है जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा, आप ऑप्शन को टिक कीजिएगा। क्लियर ना? चलिए, अगर एक क्वेश्चन और पूछता है, सब लाइन बाय लाइन पूछेगा क्वेश्चन, मैं बता दे रहा हूँ। अधिकांश जो अधातुएं हैं, अधिकांश जो अधातुएं जो होती हैं, अधिकांश जो अधातुएं हैं, मतलब जो अधिकांश आधा से अधिक जो अधातुएं होती हैं, ऑक्साइड प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ऑक्साइड प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? तो ऑक्साइड प्रदान करते हैं, ऑक्साइड प्रदान करते हैं, जो जल में घुलकर, किसमें? जो जल में घुलकर, जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि जो अधातुएं होती हैं, जो ऑक्साइड, मतलब जो अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं, जो जल में प्रदान करके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं, है ना। अगर ये तो अधातुएं आपका ऑक्साइड प्रदान करते हैं, अधातुएं क्या करते हैं? ऑक्साइड प्रदान करते हैं ना। अधातुएं क्या होते हैं? जो अधातुएं होते हैं ऑक्साइड प्रदान करते हैं, ठीक है। लेकिन जो धातुएं जो होते हैं, जो हमारा जो धातुएं होते हैं, ठीक है, जो हमारा धातुएं होते हैं, जो हमारा धातुएं होते हैं, ये क्या होते हैं? ये हमारी क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। कैसा प्रदान करते हैं? ये हमारी क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं, क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं, क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। क्लियर? बिल्कुल। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा, नेक्स्ट हमारा हेडिंग ये रहेगा कि धातुओं का वायु में, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? क्या होता है? मतलब धातुओं को यदि हम वायु में दहन करेंगे
तो इससे क्या होगा, है ना। तो धातुओं को वायु में जो है दहन करने से क्या होगा, तो धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है कि वायु में जब इसको दहन करते हैं ना, तो वायु में चमकदार वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। किसका? मैग्नीशियम का दहन होता है। ठीक है, किसका दहन होता है? तो मैग्नीशियम का दहन होता है। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि जो सभी धातुएं हैं सॉरी मेरे दोस्त, जैसे जो सभी धातुएं हैं, जैसे यहाँ हम धातुएं की बात करें तो जो हमारी धातुएं होती हैं, ठीक है, जो हमारी धातुएं होती हैं या जो हमारी धातु होती है, ये ऑक्सीजन से अगर हम रिएक्शन कराएंगे, इससे रिएक्शन कराते हैं, अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? हमारा धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। क्लियर है? समझ बता रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल। जब हम धातुओं को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो ये धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और एक और आता है, ये इम्पोर्टेंट से पूछता है कि जब कापर हमारी धातुएं हैं, जब कापर को क्या करते हैं? वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं? वायु की उपस्थिति में, है ना, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो जब गर्म होता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है? गर्म करने पर जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का, इम्पोर्टेंस पूछता है किस रंग का अवक्षेप बनता है? तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जब कॉपर को क्या करते हैं, कॉपर को वायु की उपस्थिति में प्रेजेंट में हम क्या करते हैं? गर्म किया जाता है। क्या करते हैं? गर्म किया जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है? ये काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है किस रंग का मतलब कि कॉपर ऑक्साइड बनता है? तो काले रंग का बनता है। इसके बारे में हम रिएक्शन थोड़ी सी देखेंगे यहाँ पे। जैसे हमने ये कॉपर है Cu+, किसके साथ? वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ हमें इसको रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या बनेगा? CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। वैलेंसिंग हमने पढ़ाया हुआ है चैप्टर में, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लग जाएगा, कॉपर 2 भी हो गया तो यहाँ 2 लग जाएगा, ये बैलेंस हो गया। इसका मतलब यदि हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा फ्रेंड्स मेरे? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्लियर है? कॉपर ऑक्साइड तो ठीक है बनेगा, लेकिन कॉपर ऑक्साइड जो बनेगा किस रंग का बनेगा? तो आप कहेंगे दोस्त मेरे काले रंग का। किस रंग का? काले रंग का। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? ठीक है। इसी प्रकार अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम हमारी धातु है, तो एल्युमिनियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा Al2O3, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा दोस्त मेरे? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन यहाँ Al2 है 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा, है ना।
ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 6 हो गया तो यहाँ 2 कर देंगे, यानी ये 4 हो गया तो यहाँ पे भी 4 कर देंगे एल्युमिनियम को। समझ रहे हैं बात कि नहीं? बैलेंसिंग में अगर हम बैलेंस करेंगे तब क्लियर होगी कि बात होगी कि नहीं होगी? क्लियर हो गई? ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ी सी और इसके बारे में। धातु और धातु वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त मेरे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में फिर आगे हम चर्चा करेंगे। पूछता है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो पहला पूछता है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारकीय होती है। कैसी होती है? क्षारकीय होती है। कैसी होती है? क्षारकीय होती है। प्रकृति कैसे होती है? तो क्षारकीय होती है ना। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेकिन अगर हम बात करें, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड अभी हमने बताया था ना एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो हमने अभी किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड, जैसे जो इन जैसे जो धातु ऑक्साइड होती हैं ना, इन जैसे जो धातु ऑक्साइड होती हैं, इन जैसे जो धातु ऑक्साइड होती हैं, है ना, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों जैसे व्यवहार करते हैं, है ना। अम्लीय तथा क्षारीय दोनों जैसे व्यवहार करते हैं। कैसे व्यवहार करते हैं? दोनों जैसे व्यवहार करते हैं। देखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों अम्लीय और क्षारीय दोनों जैसे व्यवहार करते हैं, है ना। या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन में बता रहा हूँ आपको, देखिएगा, है ना। दोनों जैसे व्यवहार करते हैं। कैसे? दोनों जैसे व्यवहार करते हैं। या करके नीचे लिखिएगा, या ऐसे धातु ऑक्साइड या ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। लवण प्लस जल प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? लवण प्लस जल प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? लवण प्लस जल प्रदान करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। कब? जैसे हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड पूछता है कि कौन सा उभयधर्मी है, जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों के रूप जैसे होते हैं, दोनों जैसे होते हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों में से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंस क्लियर है ना? ये आपका इम्पोर्टेंट उभयधर्मी, ठीक है। ठीक है, अब हम थोड़ी रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आप नोट्स करके लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम रिएक्शन की बात, उभयधर्मी ऑक्साइड का हमने जो अभी पढ़ाया हुआ है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, उभयधर्मी ऑक्साइड का जो हमने अभी पढ़ाया हुआ है उसके रिएक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो हमारा रिएक्शन है ना, ये जो हमारा रिएक्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हम HCl के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएं, तो AlCl3 प्लस 3H2O मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड,
है ना, और जल। अगर यही एल्युमिनियम ऑक्साइड को यदि हम क्षार के साथ NaOH के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, किसके, NaOH के साथ अगर रिएक्शन कराएं, तो NaAlO2 प्लस H2O, तो इसका क्या हो जाएगा, सोडियम, क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना, सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। क्लियर, ठीक है। अब देखो इसके बारे में, अब देखो एक टॉपिक, दो टॉपिक क्लियर करके उसके बाद हम देखो क्या करेंगे। पोटेशियम तथा सोडियम, कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं, जैसे पूछता है कि पोटेशियम, अभी मैं बताता हूँ, पोटेशियम तथा सोडियम, ठीक है। जैसे जो पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ जो धातुएं होती हैं, है ना, कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं, इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में क्या करते हैं, इतनी तेजी से अभिक्रिया करते हैं कि खुले में रखने पर, इसे खुले में रखने पर क्या होता है कि आग पकड़ लेता है, क्या होता है, आग पकड़ लेता है। खुले में रखने पर क्या होता है, आग पकड़ लेता है। तो अब इससे तो पता चल गया कि पोटेशियम तथा सोडियम खुले में रखने का आग पकड़ लेता है, लेकिन क्या करेंगे कि आग नहीं पकड़ेगा, क्लियर है। तो हम ये इसके साथ कर सकते हैं कि क्या करते हैं, तो इसीलिए आगे वाली इंपॉर्टेंट स्लाइड्स की बात करें, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं हम, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए या तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए, केरोसिन तेल में, केरोसिन तेल में क्या करते हैं, डुबो कर रखा जाता है, है ना। केरोसिन तेल में क्या करते हैं, हम डुबो कर रखते हैं। क्लियर है ना बात, समझ बात आ रही है। किसको, पोटेशियम और सोडियम को। पोटेशियम में से, सोडियम में से इतनी धातुएं हैं, जो कुछ धातुएं तेजी से अभिक्रिया करती हैं, खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर आप देखना। क्लियर है ना, बिल्कुल। इसके बाद और भी कुछ ऐसे धातुएं हैं, है ना, जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, यहाँ देखो पूरे एकदम क्लियर करा दूंगा दोस्त मेरे। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें और जिंक की बात करें, ठीक है, लेड की बात करें, ये आदि जो धातुएं हैं ना, ठीक है, ये जो धातुएं जो हैं, ये जितनी भी सारी धातुएं हैं, ठीक है, इन दोनों धातुओं की जो सतह पर ना, धातुओं की सतह पर, ठीक है, क्या बनता है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। किसकी परत, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, किसकी परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है ना।
ऑक्साइड की यह परत जो ऑक्साइड की चढ़ जाती है, तो ऑक्साइड की यह परत, ऑक्साइड की यह जो परत है, ऑक्साइड की जो यह परत है ना, ऑक्साइड की जो यह परत है क्या होती है, जो ऑक्साइड की यह जो परत होती है चढ़ जाती है, तो इस ऑक्साइड की परत क्या करती है, धातुओं को पुनः क्या करती है, ऑक्सीकरण से सुरक्षा करती है, पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। पुनः ऑक्सीकरण से क्या करती है, सुरक्षित रखती है, पुनः धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। ठीक है, क्लियर है। ये ऐसी धातुएं हैं, पूछेगा कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि धातुएं सतह पर ऑक्साइड की परत तो चढ़ जाती है, लेकिन ऑक्साइड की यह परत धातुओं को क्या करती है, पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षा करती है कि पुनः इनका दोबारा ऑक्सीकरण ना हो जाए, इसके लिए वो सुरक्षा करती है ना। क्लियर। अब बात बने, एक है कि गर्म धातु पर, गर्म धातु पर, अगर धातु जो गर्म है, गर्म धातु पर क्या करते हैं, अगर हम कॉपर ऑक्साइड, हमने पढ़ा हुआ है आगे, हमने पढ़ाया हुआ है उसमें आगे, कॉपर ऑक्साइड की कौन सी कैसी होती है कलर, काले रंग की जो परत होती है ना, काले रंग की परत, तो काले रंग की परत चढ़ जाती है, ये तो पता है, अभी पढ़ा चुका हूँ, काले रंग की परत चढ़ जाती है ना, काले रंग की परत चढ़ जाती है। एक हमारा जो धातु होता है सिल्वर, यानी Ag, सिल्वर, और प्लस एक हमारा धातु है गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड, गोल्ड को क्या बोलते हैं, Au, सिल्वर और गोल्ड। अत्यंत अधिक ताप पर भी ये जो दो धातुएं हैं, अत्यंत अधिक ताप पर भी, अत्यंत और अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्वेश्चंस आ सकता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो हम बताएंगे दोस्त मेरे कि ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया नहीं करती हैं वो हमारी सिल्वर और गोल्ड है। कौन सी धातुएं हैं, सिल्वर और गोल्ड, जो ऑक्सीजन के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्या करती हैं, जो कभी भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये क्लियर हुआ कि बात नहीं हुआ, क्लियर हुआ है ना, ये बात क्लियर हुई आपको, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक चीज़ इम्पोर्टेंस करके लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, स्लाइड्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी के। एनोडीकरण पूछ लेगा कि एनोडीकरण होता क्या है, क्या करेगा, एनोडीकरण यानी एनोडीकरण क्या होता है कि जो एल्युमिनियम होती है ना, एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की जो परत होती है ना, एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की जो परत बनाने की प्रक्रिया है, नोट करिएगा। एनोडीकरण क्या है, एनोडिंग एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्या है, प्रक्रिया है ना। ये कैसी प्रक्रिया है, क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर, किसमें, वायु के संपर्क में आने पर
एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होती हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। किसकी? एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत क्या करती है? जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत होती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत होती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत होती है ना, एल्युमिनियम जो ऑक्साइड की जो परत होती है, इसे संक्षारण से बचाती है। किससे? इसे संक्षारण से बचाती है। ठीक है, तो पूछ सकता है एनोडिक, पहले पूछ सकता है एनोडीकरण क्या है, तो एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की परत जो जम जाती है, यह प्रक्रिया है। जो ये परत जो जमती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड पर जो परत जमती है, इसे क्या करते हैं? संक्षारण से ये बचाती है। क्या करती है? हमारे संक्षारण से बचाती है। ठीक है, संक्षारण से बचाती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे, अब एनोडीकरण के लिए हम क्या करेंगे? एनोडीकरण ग्रुप डी, देखिए ग्रुप डी में आया हुआ है, हम बताते हैं इसको क्वेश्चन को। एनोडीकरण, अगर हम एनोडीकरण की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर, क्या बनाकर? एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है। ठीक है, इसका क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है। और जो एनोड पर है ना उत्सर्जित, जो एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन की जो गैस, एनोड पर उत्सर्जित जो ऑक्सीजन गैस क्या होती है? एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है? ऑक्साइड की एक मोटी परत, ऑक्साइड की क्या होती है? ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है ना। और जो इस ऑक्साइड की जो परत जो होती है, इस ऑक्साइड की जो परत होती है ना, इस ऑक्साइड की जो परत होती है, इसको क्या करते हैं कि आसानी से रगड़कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती हैं। एल्युमिनियम की है ना आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती हैं। आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ये रहा हमारा एनोडीकरण। तो एनोडीकरण को फिर से समझ लेते हैं। एनोडीकरण क्या है, पहले पूछेगा तो एनोडीकरण के लिए यहाँ पूछेगा कि एनोडीकरण क्या है। आप बोलेंगे कि एल्युमिनियम पर जो मोटी परत बनाने की प्रक्रिया होती है, एल्युमिनियम पर जो मोटी परत बनती है संक्षारण रोकने के लिए, वो बनाने की एक प्रक्रिया है। अगर वो वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जो बनती है उसे संक्षारण से क्या करती है? बचाती है। ये क्लियर हो गया।
ये तो क्लियर है। उसके बाद अगर हम एनोडीकरण की बात करते हैं तो एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाते हैं। साफ वस्तु को पहले एनोड बना देंगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका क्या करेंगे, हम विद्युत अपघटन कराते हैं। एनोडीकरण बनाने के लिए ये हम प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं, एनोड बनाकर पूछ सकता है कि एनोडीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, तो एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन कराते हैं। तो एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बन जाती है। क्लियर है ना। आपको क्या ध्यान रखना है, एनोड बनाकर क्या करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन करा देते हैं, जिससे हमारे एनोडीकरण बनता है। और एनोडीकरण जिससे ऑक्साइड की एक मोटी परत बन जाती है। इस ऑक्साइड की मोटी परत आसानी से रगड़ कर, अगर इसको मोटी परत को अगर नहीं यूज़ करना है तो इसे रगड़ करके हम एक आकर्षक एल्युमिनियम का कोई भी वस्तु बना सकते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, क्लियर होगी आपकी बात। अब देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब मैं कल जो आपको पढ़ाऊँगा बहुत इम्पोर्टेंट। अब तो रिएक्शन से पूछते हैं, जो धातुएं हैं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है ना। जल के साथ अभिक्रिया करते हैं क्या होता है, HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे क्या होगा, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे क्या होगा, NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे क्या होगा। तो इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिएगा। इसका जो हम PDF देंगे सभी चैप्टर का एक साथ PDF जो देंगे हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। जो लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ओके मेरे दोस्त आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई, मेरे दोस्त, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।